नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की कहानी है अंतिम फैसला। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से निवेदन है कि मेरी द्वारा बोली गई कहानी आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। ये कोई कहानी नहीं जिसे पढ़कर आप एक तरफ रख दें। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है, एक यथार्थ है जिसे बहुत करीब से देखा है मैंने, महसूस किया है और भोगा भी है। आज ज़िंदगी की उस सच्चाई को तार तार आपके सामने रख रही हूँ। अभी अभी नीरा से हॉस्पिटल से मिलकर आ रही हूँ। कल रात उसने बेटी को जन्म दिया है। दूसरी बेटी को, दूसरी बेटी। वह नीरा जो आज से 5 साल पहले मुझे ज़िंदगी के बारे में समझा रही थी। उस ज़िंदगी के बारे में जो प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल लाइफ जीना सीखो भाभी। कॉलेज में पढ़ने वाली आधुनिक नीरा ने जब मुझे इतनी बेबाकी से कहा तो मैं फक रह गई। आज से 5 साल पहले जब मैं अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया तब मीना किसी हिचक के बिना मुझसे पूछा था, भाभी टेस्ट नहीं करवाया था? नहीं रे, मैं बोली। करवा भी लेती तो क्या होता, इसका गला घोटती। मैंने गोद में पड़ी अपनी नवजात बिटिया की तरफ इशारा किया। अरे भाभी, आजकल तो सब अपने हाथ में है। विज्ञान इतना आगे जा चुका है कि सब कुछ संभव है। फिर जब 2 बच्चों का ज़माना है तो क्यों ना एक लड़का और एक लड़की ही हो। नीरा बड़े बुजुर्गों जैसे समझाने वाले अंदाज में बोली। मैं निरुत्तर ही रही। मैंने सोचा अभी बच्ची ही तो है, ये क्या जाने सृजन कैसा होता है, वो भी मानव सृजन। पर उसकी प्रैक्टिकल लाइफ वाली बात कई दिनों तक मेरे दिमाग में घूमती रही। फिर मैं अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गई। समय का पहिया तेजी से घूमने लगा। इस दौरान नीरा की भी शादी हो गई। नीरा हमारे घर के सामने ही रहती है और विज्ञान की छात्र थी। तीनों बहनें में वह मझली थी और भाई सबसे छोटा। उसकी बड़ी बहन अंजू का विवाह तो 1 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। विवाह के बाद नीरा अपने ससुराल जयपुर चली गई थी। साल में 1-2 बार आती तो मुझे मिलकर घंटों अपने ससुराल की बातें करती। मुझे इसकी बेबाक बातों में बहुत रस आता। कभी तो वह अपने ससुराल की बात करके चहकने लगती तो कभी रुआसी सी हो जाती। तब मैं उसे समझाती कि नए घर में सामंजस्य बिठाने में कुछ समय लगता ही है। यूँ निराश मत हुआ करो। तुम जैसी बोल्ड लड़की अगर यूँ सोचेगी तो कैसे काम चलेगा। मेरे समझाने से वे फिर चहक उठती और गले में बाहें डालकर कहती, ओ भाभी तुम सचमुच मेरी अच्छी दोस्त हो। मैं भी हंस पड़ती और कहती, तुम भी तो मेरी अच्छी दोस्त हो। विवाह के 1 साल बाद नीरा ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। 1.25 महीने बाद वो अपनी बिटिया को लेकर मायके आई तो मैं उसे मिलने गई। बहुत खुश थी वो। माँ का गरिमामय पद पाकर कौन खुश नहीं होता। अब उसकी बातों का दायरा उस नन्ही गुड़िया के इर्द गिर्द सिमट गया था। मैं नीरा में परिवर्तन के स्पष्ट लक्षण देख रही थी। माँ की पदवी पाकर उसका चेहरा भी ओमजमयी हो गया था। 2 महीने के प्रवास के दौरान नीरा से कई बार मिलना हुआ। कभी वो अपनी बिटिया को सड़क पर प्रेम से घुमाते हुए मिल जाती तो कभी छोटी सी बात से घबराकर डॉक्टर्स के पास भागती दिख जाती और कभी अपने पापा के पीछे स्कूटर पर बैठकर बिटिया को कहीं सैर कराते ले जाती दिख जाती। 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और नीरा के ससुराल जाने का समय आ गया। नीरा ससुराल चली गई। अब सामने वाले घर से बच्चे की किलकारियाँ की गूंज नहीं आती। नीरा की एक बहन, भाई और माता पिता ही दिखाई देते। समय अपनी गति से चल रहा था कि अचानक नीरा के परिवार पर दुर्भाग्य की गांज गिर पड़ी। नीरा की बड़ी बहन अंजू के पति की मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु हो गई। नीरा के बूढ़े माता पिता तो जैसे जड़ हो गए। 13वीं के बाद अंजू के माता पिता उसे अपने घर ले आए। अब ससुराल में उसके लिए बचा ही क्या था। बाल बच्चे थे नहीं। अंजू इस अप्रत्याशित दुख से टूट गई थी। सामने वाले घर में रहते हुए भी बहुत कम दिखाई देती थी। मैं भी उससे मिलने ही कम जाया करती थी।
नीरा भी इस दुख में शामिल होने आई थी, लेकिन कुछ दिन रहकर लौट गई। बहन के दुख से उसकी हंसी गायब हो गई थी। इस बार उसने खामोश मुलाकात ही हो पाई। क्रूर नियति को कोसने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं होते, और मैं खामोश ही नीरा के पास से उठाया करती। नीरा की बिटिया 1.5 साल की हो गई थी। उसकी ठुमक ठुमक चाल सबको लुभाने वाली थी, परंतु घर में सभी के दिल में दुख इतनी गहराई तक समा गया था कि चेहरे पर खुशी के भाव आ ही नहीं पाते थे। फिर नीरा का मायके आना कुछ कम हो गया। बेटी को स्कूल में डाल दिया, खुद भी किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगी। नीरा रूपी पौधा अब ससुराल के आंगन में अपनी जड़ें फैला चुका था। मैं भी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त थी। यूं ही 1 साल बीत गया था। इस बीच नीरा मायके आई। मिलने पर पता चला कि दूसरे शिशु के आगमन के लिए आई है। अब वह कुछ सामान्य सी लग रही थी। 20 दिन हो गए नीरा को आए हुए। आज सुबह उसकी मम्मी आई थी यह बताने कि नीरा को रात को बेटी हुई है। वह कुछ पूछी सी लग रही थी। मैं मन ही मन बुदबुदा उठी, बेटी हुई है, उसको तो बेटा होना चाहिए। मेरा मन बोल रहा था, लेकिन मेरे होठ नीरा की मम्मी से पूछ रहे थे, नीरा ठीक है और बिटिया? हाँ, सब नॉर्मल है। नीरा की माँ ने झट पीठ कर ली और पीठ दिखाते हुए जाने को कहने लगी। नीरा ने कहा, भाभी को ज़रूर बता देना, हॉस्पिटल जाना है, इसीलिए अभी जल्दी में हूँ। नीरा की माँ के जाते ही मैं गेट बंद किया और बरामदे में आकर धम से कुर्सी पर बैठ गई। मेरे मस्तिष्क में नीरा की बातों की फिल्म तेजी से चलने लगी। कितनी बेबाकी से मुझे प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बता गई थी जब मेरी दूसरी बिटिया हुई थी। कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि आजकल तो सब संभव है, सब कुछ हाथ में है, प्रैक्टिकल लाइफ जीना सीखो। और अब खुद की दूसरी बेटी हुई है। मैं तो आश्वस्त थी कि नीरा की दूसरा बच्चा बेटा ही होगा। मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना था, इसीलिए उठकर जल्दी से काम निपटाने लगी। सोचा शाम को आते समय नीरा को हॉस्पिटल से मिलती हुई आऊँगी। शाम को लौटते समय नीरा को मिली। रूई सी गुड़िया एक तौलिए में लपेटी हुई उसकी बगल में सोई थी। नीरा की आंखें बंद थीं, पर आहट से उसे मेरे आने का एहसास हो गया था। मैंने प्यारी सी गुड़िया को खूब प्यार किया। नीरा की तबीयत पूछी, पर नीरा को इतनी अच्छी दोस्त मानते हुए भी यह पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्या तूने टेस्ट नहीं कराया था? तूने क्यों नहीं प्रैक्टिकल लाइफ को अपनाया? थोड़ी देर बाद मैंने औपचारिकता पूरी करके कहा, अच्छा चलो नीरा। तो नीरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भाव विह्वल होकर कहा, भाभी कुछ पूछोगी नहीं मुझसे? मैंने अनजान बनते हुए कहा, किस बारे में नीरा? मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट पढ़ाया था एक बार, भूल गई आप? क्या अब तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं क्यों नहीं जी सकी प्रैक्टिकल लाइफ? मैं हैरान थी। ऐसी बिंदास लड़की भी अपनी कही बात को याद रख सकती है, क्योंकि बेबाक बात कहने वाले अक्सर अपनी बात कहकर भूल जाते हैं। मैंने झिझकते हुए पूछा, ऐसी क्या बात है नीरा? भाभी, मैंने देख लिया है कि इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। हम सब संयोगी शक्तियों के अधीन हैं। मैं नीरा का चेहरा टकटकी लगाकर देखती रह गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही नीरा है, बेबाक, बिंदास, अल्हड़ मस्त। भाभी, आपने मुझसे पूछा नहीं कि तुमने टेस्ट नहीं करवाया? मैं तो तुमसे कैसे स्पष्ट पूछ लिया था। मैं उसी बात को सुनकर अवाक रह गई, पर फिर भी पूछ नहीं पाई। उसने कहना शुरू किया, भाभी, अंजू के पति के मित्र ने हम सबको हिलाकर रख दिया था। मौत के दुख से थोड़ा उबरे तो अंजू के गर्भ में पल रहे बच्चे का ख्याल आया। तब सब रिश्तेदारों ने उसे गिराने की सलाह दी। हालांकि अंजू बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो अपने पति की निशानी को दुनिया में लाना चाहती थी। मैं भी थोड़ा बहन के मामले में भावुक हो गई थी, पर फिर वही सबने प्रैक्टिकल लाइफ का वास्ता दिया। मैं भी कस्म थी।
आखिर मेरी प्रैक्टिकल लाइफ वाले विचार को बल मिला। मैंने अंजू को गर्भ गिराने के लिए मना लिया। अपने पति की मौत का दर्द झेल चुकी अंजू को मैंने एक और मौत का दर्द झेलते हुए देखा था। पर इतनी लंबी पहाड़ सी जिंदगी के लिए यह उचित ही था। मैं अंजू को हर पल हर क्षण यही तर्क देकर समझाती कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी 1 साल भी न बीता था कि मेरे पाँव भारी हो गए। मेरे विचारों से मेरे ससुराल वाले और मेरे पति की परिचित थे, इसीलिए मुझ पर टेस्ट करवाने के लिए जोर देने लगे, जबकि मेरे मन में परिवर्तन का अंतर्द्वंद चल चुका था। मैंने बेमन से टेस्ट करवाया तो भोर लड़की का था। लड़की की अत्यधिक चाह रखने के कारण एक बार तो मुझे धक्का सा लगा, परंतु मैं बच्चा गिराने के हक में नहीं थी। इधर मेरी सास और पति का दबाव मुझ पर बढ़ता जा रहा था, जबकि मैं टालने का प्रयास करती रही। मैंने बहुत ही दबे स्वर में विरोध किया तो मेरी सास को आश्चर्य भी हुआ। यह बात उन्हें मेरे पुराने व्यक्तिगत के अनुरूप नहीं लगी। फिर मेरी सास ननद जेठानी ने मुझे न जाने क्या क्या कहकर समझाया और मैं बेबस होकर उनके पास नर्सिंग होम आ गई। डॉक्टर ने ज़रूरी जांच की और कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लगाने के लिए मेरे पति को पर्ची थमा दी। इधर नर्स ने मुझे गाउन पहनाकर ऑपरेशन टेबल पर लेटा दिया। पर भाभी, मेरा अंतर्द्वंद जो बेजान सा हो गया था, अब हिलोरे लेने लगा था। मेरे सामने अंजू के पति की मौत के दृश्य एक एक करके उभरने लगे। बेजान अंजू, अंजू की चीखें, उसके अजन्मे बच्चे की जबरन मौत, अंजू की सिसकियाँ, माँ की आहें, असमय बूढ़ा हो गए पिता का पथराया चेहरा, भाई की खामोशी। क्या कह नहीं देखा मैंने। अंजू तो अपने बच्चे को नहीं गिराना चाहती थी। उसका दर्द मैंने करीब से महसूस किया और अब मैं खुद अपने बच्चे को गिराने जा रही हूँ। अभी तो इतना दुख देख चुकी अंजू को टूटने बिखरते देखा है। क्या अभी और कुछ बाकी रह गया जो एक पाप और करने जा रही हूँ? भाभी, ऐसा लगा जैसे मेरे मस्तिष्क पर हथौड़े चल रहे हों। बाहर सास, ननद, बड़ी भाभी और पति खड़े होंगे, इसकी कल्पना मैं कर रही थी। नर्स डॉक्टर के आने से पहले ही तैयारी कर रही थी। शायद मेरे पति इंजेक्शन ले आए थे। एक क्षण के लिए विचारों का ज्वार तेज हुआ और मैं ऑपरेशन टेबल से उठ खड़ी हुई। नर्स पीछे घूमी तो उसके हाथ में इंजेक्शन था। बोली, अरे खड़ी क्यों हो गई, लेट जाओ। नहीं, मुझे नहीं करवाना, ये सब नहीं करवाना। मैं लगभग चीख पड़ी और ऑपरेशन गाउन पहने हुए बाहर निकल आई। बाहर मेरी सास, भाभी और ननद ने पूछा, क्या हुआ? मैं दृढ़ स्वर में कहा, बस मुझे घर जाना है, ये मेरा अंतिम फैसला है। सब हतप्रभ रह गए, पर मेरे विचारों में दृढ़ता आ चुकी थी। भाभी, जब इंसान अपने विवेक से निर्णय करता है ना, तब उसे किसी का डर नहीं होता। मैं मूक बनी उनकी कहानी सुन रही थी। मेरी कलाई पकड़े उसके हाथ में पसीना आ रहा था। फिर उसने मेरे हाथ को झकझोर कर कहा, भाभी, बोलो भाभी, मैंने सही निर्णय लिया ना, बोलो ना। हाँ नीरा, बिल्कुल सही निर्णय लिया है, मैंने कहा। नीरा फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने कहा, पगली, रोते नहीं। इतने आत्मविश्वास से निर्णय लेने के बाद रोना किस बात का? मेरी आंखों में भी अश्रुधारा बह निकली थी। नहीं भाभी, मैंने आपको प्रैक्टिकल बनने की बात कहकर दुख पहुंचाया था ना। अब जान गई हूँ आप कितनी सही थी और मैं कितनी गलत। हट पगली, ऐसा नहीं सोचते। तूने तो यह निर्णय लेकर पूरी नारी जाति का मान बढ़ाया और मैंने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया था। तो ये थी छोटी सी कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी द्वारा बोली गई कहानी आप लोग को कैसी लगती है। धन्यवाद।